गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन चर्चा करेंगे फेडरल सिस्टम इन इंडिया। ये वैसे प्रतियोगी परीक्षा में बहुत काम आता है और बीकानेर विश्वविद्यालय में बीए पार्ट सेकंड में सेकंड पेपर है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इस इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हम नेचर ऑफ फेडरल सिस्टम इसके बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, जब हम भारत के संविधान को देखते हैं तो उसका पहला आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। विद्यार्थियों, यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट की बात की जा रही है और हम फेडरल सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। भारत की संविधान सभा ने फेडरल सिस्टम को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, और इधर यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। तो देखिए इसमें बहुत अंतर है। और विद्यार्थियों, आपको जानकर के बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, राजनेता तो बोलते ही है, आम व्यक्ति भी बोलता है और कुछ पुस्तकों में भी लिखा हुआ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट, इस पर यदि बहस की जाए तो बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन यहां पर हम केवल एक बात को समझेंगे कि संघ राज्य, फेडरल सिस्टम और यूनियन ऑफ स्टेट, इन दोनों में महत्वपूर्ण क्या अंतर है और भारत की संविधान सभा ने किस प्रकार की संघात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार किया है। देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्यों का संघ, और जब संघ राज्य होता है जिसको फेडरेशन बोलते हैं, उस फेडरेशन में प्रत्येक स्टेट को, राज्य को, एकक को स्वतंत्र होने की स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन जब यूनियन ऑफ द स्टेट है, राज्यों का संघ है, तो किसी भी तरीके से, किसी भी परिस्थिति में राज्य अलग नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की संविधान सभा और तत्कालीन कालखंड के नेतृत्वकर्ता इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि यदि हमने फेडरल सिस्टम को एज इट एक्सेप्ट कर लिया तो निश्चित रूप से भारत में जो डिवाइड ऑफ यूनिटी की जो बात है वो नहीं है, क्योंकि भारत की विविधता में एकता की जो बात है वो यूनियन ऑफ स्टेट में जाकर के हमारी जो संघ सरकार है उसको यदि मजबूती प्रदान नहीं करते, यदि संविधान के अंतरंग ही, संविधान में ही यदि संघ की तरफ राज्यों का झुकाव नहीं होता, या यदि हम दूसरे शब्दों में ऐसा समझे कि फेडरल सिस्टम में राज्यों को अत्यधिक शक्तियां प्रदत्त नहीं की होती, तो आज परिस्थितियां भिन्न होती। लेकिन दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी संविधान सभा ने स्पष्ट रूप से इस बात पर बल दिया कि भारत की जो संघात्मक प्रणाली है वो विशुद्ध रूप से यूनियन ऑफ स्टेट के अनुरूप होगी। जैसे कैसिवियर कहते हैं अर्धसंघीय व्यवस्था, डीडी बसु और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं भारत का जो संघात्मक व्यवस्था है वो एकात्मकता की ओर झुकाव है उसका। लेकिन मॉरिस जोन्स जिस कथन को कहते हैं सौदेबाजी का संघ, यूनियन ऑफ बार्गेनिंग, ये जो है वो निश्चित रूप से भारत के फेडरल सिस्टम में स्पष्ट रूप से राज्यों को शक्तियां प्रदत्त की है, लेकिन राज्य किसी भी परिस्थिति में संघ से अलग नहीं हो सकते, बिखराव नहीं हो सकता है। फलतः भारत की संविधान सभा ने दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए संघात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण 5 विशेषताओं को स्वीकार किया है। सबसे पहले है शक्तियों का विभाजन। भारत की संविधान सभा ने संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों के माध्यम से संघ तथा राज्यों के मध्य
यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया है। सेपरेशन ऑफ पावर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता है। उसमें क्या है, संघ सूची में 97 सब्जेक्ट, राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट संविधान के मूल संविधान में शक्तियों का विभाजन किया था। लेकिन कालांतर में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जो कुछ शक्तियों का राज्य सूची की शक्तियों का संघ सूची की शक्तियों में जो कन्वर्जन किया है, उससे स्पष्ट रूप से वर्तमान में तीनों ही सूचियों में अलग अलग प्रकार के विषय प्रभावी है। संघ सूची 99 सब्जेक्ट, राज्य सूची 47 सब्जेक्ट और समवर्ती सूची में जो है 52 सब्जेक्ट है वो प्रभावी है। राज्य सूची में मात्र 62 सब्जेक्ट ही प्रभावी रह जाते हैं। यह समझने योग्य ये बात है कि शक्तियों का विभाजन निश्चित रूप से संघ सरकार में और राज्य सरकार में किया है, लेकिन शक्तियां निश्चित रूप से संघ सरकार हमारी यूनियन गवर्नमेंट, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो किस प्रकार अत्यधिक प्रभावी हो सकती है, इस पर बल दिया गया है। उसका झुकाव ज्यादा यूनियन सरकार का जो है वो राज्यों पर अत्यधिक जैसा चाहे वैसा करे, इतनी भी स्वतंत्रता नहीं दी गई है, लेकिन एक दायरे में रहते हुए संविधान में वो काम कर सकती है। ऐसे नहीं है कि कल को वो कहते कि हम पृथक एक राज्य की मांग करते, ऐसा नहीं। उसके बाद में आता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत की संविधान सभा ने या भारत के हम यदि फेडरल सिस्टम का सैलिएंट यदि हम नेचर देखें तो स्पष्ट रूप से ऐसा लिखता है, दिखाई देता है कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान जिस प्रकार का निर्णय करता है वैसा ही होता है, यानी कि कानून की जो व्याख्या है वो संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। यदि मूल संविधान के प्रतिकूल है तो उसको अवैधानिक हमारा संविधान दे देता है। अभी हम रिसेंटली देखें तो राजस्थान में एक राजनीतिक सियासी संकट चल रहा है। उसमें जो विधानसभा अध्यक्ष है वो कुछ क्षेत्रों में, हालांकि उसकी अपनी एक शक्तियां निर्धारित है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे बढ़ करके यदि वो कार्य करने की सोचता है तो हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसकी एक सीमा है वो निर्धारित करके उनको कह देते हैं कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि सदन का जो अध्यक्ष है उसको भी हमारा जो संविधान है वो नियंत्रित करता है। तो भारत में न केवल कानून की व्याख्या करता है, बल्कि कानून किस प्रकार कार्य करेगा या कानून किस प्रकार आगे बढ़ेगा, ये सारा ही हमारे संविधान के अंदर जो है व्यवस्थित रूप से संविधान की सर्वोच्चता में दिया गया है। नेक्स्ट और तीसरी जो संघात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषता है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। संविधान की सर्वोच्चता के साथ साथ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका हमारे संविधान सभा ने हमारे फेडरल सिस्टम में स्वीकार किया है। संविधान की व्याख्या करते हुए किस प्रकार भारत की संघ सरकार तथा विभिन्न राज्यों की सरकारें कार्य करेगी, ये सारा ही नियंत्रित कौन करता है? हमारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो न्यायपालिका है या सर्वोच्च न्यायालय है वो करता है। सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्ट रूप से इस बात को अंकित किया गया है कि व्यवस्थापिका द्वारा लाया गया विधेयक, कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित किया गया कानून संविधान के मूल ढांचे के अनुकूल है या प्रतिकूल। यदि वह अनुकूल है तो उसको वैध करार देते हैं, यदि प्रतिकूल है तो उसे अवैध करार देने की शक्ति है वो हमारे न्यायपालिका के पास है।
फलतः हम मान सकते हैं कि भारत की जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसकी महती जो एक विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, वो हमारे यहाँ परिलक्षित होती है, स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। चौथी इसकी विशेषता है हमारे यहाँ लिखित एवं कठोर संविधान का प्रावधान। भारत की संविधान सभा ने दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए और ब्रिटेन के अधीन रहते हुए लंबे समय के अनुभव को उपयोग में लेते हुए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जिस संविधान को लिखित रूप से लिपिबद्ध किया है उसमें विभिन्न प्रकार के 114 प्रारूप के समिति के पास में जो ड्राफ्ट आते हैं उसमें प्रारूप समिति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब हमारा मूल संविधान बनता है तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां और कुछ परिशिष्ट होते हैं। लेकिन कालांतर में हम देखें तो संविधान के अनुच्छेदों की संख्या निश्चित रूप से नियत रहती है। इसी प्रकार संविधान के भाग कितने होंगे इसकी भी संख्या नियत या निर्धारित रहती है। लेकिन अनुसूचियों की संख्या है 8 से बढ़कर के 12 हो गई है। वर्तमान में भारत का संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 3 परिशिष्ट और 12 अनुसूची। विश्व के जितने भी संविधान हैं उनमें सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे प्राचीन संविधान अमेरिका का, उसके मात्र केवल 7 अनुच्छेद है। कनाडा के संविधान के 147 अनुच्छेद है। दक्षिणी अफ्रीका में 153 है। तो ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद है। लेकिन विश्व में सबसे यदि कोई बड़ा संविधान है तो विश्व में भारत का संविधान है। कठोर संविधान इस कारण है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए भारत की संविधान सभा ने दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए संघ सरकार को शक्तियां देने के साथ साथ राज्य सरकारों को भी शक्तियां दी गई है ताकि संविधान संशोधन है वो जब भी हो तो राज्यों की भूमिका भी हो। क्योंकि संघ में जिस विचारधारा की सरकार होती है वो संघ सरकार अपनी विचारधारा को थोपने की चेष्टा करती है। तब यदि राज्यों में विरोधी दल की सरकारें होती है तो चेक एंड बैलेंस पावर का जो है वो नियंत्रण एवं संतुलन बना रहता है। यदि कोई भी गलत चीज यदि संघ सरकार यदि संविधान संशोधन के माध्यम से यदि उसको प्रभावित करने की चेष्टा करती है या प्रभावी करना चाहती है तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में इस प्रकार का स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। उस परिस्थिति में राज्य अनुसमर्थन नहीं करते हैं। फलतः संविधान के मूल ढांचे सहित कुछ इस प्रकार के अनुच्छेद है, कुछ इस प्रकार के आर्टिकल है, उन आर्टिकल में हम किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट करना चाहे या संशोधन करना चाहे तो सामान्य तरीके से नहीं हो सकता। फलतः विद्यार्थी इस बात को मान सकते हैं कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है उसमें लिखित और कठोर संविधान के प्रावधान स्पष्ट रूप से उल्लेखित किए गए हैं। 5वीं जो विशेषता है बहुत महत्वपूर्ण है, वो संघात्मक शासन प्रणालियों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि विभिन्न प्रकार के जो राज्य हैं उनका उच्च सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संघात्मक शासन प्रणाली की ये मूल विशेषता है। लेकिन भारत में उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा के सदस्य की संख्या है वो अधिकतम 250 हो सकती है। वर्तमान में 245 प्रभावी है। लेकिन इसमें राज्यसभा के सदस्यों का जो समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो संघात्मक ढांचे की मूलभूत विशेषता है वो नहीं है। क्योंकि राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे अमेरिका में वहां राज्य को कैंटन बोलते हैं और वहां के उच्च सदन को सीनेट बोलते हैं।
तो वहां कैंटन की संख्या 50 है। प्रत्येक कैंटन से 2 मेंबर जाएंगे, तो 50 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 100। तो सीनेट के मेंबर्स की जो संख्या है वो कितनी है? 100 है। लेकिन भारत में राज्यों का निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व है, लेकिन असमान प्रतिनिधित्व है। संघात्मक शासन प्रणाली की एक विशेषता है, वो निश्चित रूप से थोड़ी यानी कि आधी प्रभावी है। इसके अलावा जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है, उस संघात्मक शासन प्रणाली में 2 विशेषताएं और होती है जो भारत के संविधान में नहीं है। एक दोहरा संविधान और एक दोहरी नागरिकता। भारत में अपवाद स्वरूप निश्चित रूप से जम्मू एंड कश्मीर को संविधान लागू होने के पश्चात तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कुछ अपनी लिप्साओं की पूर्ति के लिए, कुछ राजनीतिक लाभ के लिए जम्मू एंड कश्मीर को अस्थायी रूप से संविधान बनाने का एक स्पेशल जो दिया था आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370, वर्तमान की सरकार ने उसे खत्म कर दिया है। अब एक देश एक विधान, एक देश में एक ही संविधान है, इस प्रकार की व्यवस्था भारत में परिलक्षित होती है और स्पष्ट रूप से दिखाई भी देती है। राज्यों की संख्या जो थी उसमें निश्चित रूप से तेलंगाना एक नया राज्य बनता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के जो यूनियन टेरिटरीज थी उसमें लद्दाख और जम्मू को संघ शासित प्रदेश 2 नए बना देते हैं। यानी कि यूनियन टेरिटरी पहले 7 थी, अब 2 नई बना दी, लेकिन संख्या 8 ही रहती है, क्योंकि दादरा और नागर हवेली और दमन द्वीप को विलय कर देते हैं, उसको मिला देते हैं। तो वर्तमान में यूनियन टेरिटरी की संख्या है वो 8 है। तो हमारे संविधान में जो दोहरे संविधान और दोहरी नागरिकता के जो प्रावधान है संघात्मक शासन प्रणाली के, वो प्रभावी नहीं है। या एक घरा संविधान है, एक घरी नागरिकता। हम भारत के लोग, भारत में एक ही नागरिकता है, इससे हमारी एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनी रहती है। जहां संघात्मक शासन प्रणाली का ढांचा होता है, फेडरल सिस्टम जहां होता है, वहां पर दोहरी नागरिकता होती है, एक वहां के कैंटन या राज्य की, दूसरी उसके देश की। लेकिन भारत में संविधान सभा ने दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इस बात पर बल दिया ताकि हमारा देश है वो एकता के सूत्र में बंधा रहे और हमारी संघात्मक शासन प्रणाली है वो स्पष्ट रूप से बहुत बढ़िया प्रभावी रहे। विद्यार्थियों, आज संघात्मक शासन प्रणाली में इतना ही।